Hello everyone. In this session, we will discuss some important questions related to general awareness. First question is, who is the chairman of Council of Scientific and Industrial Research? तो Council of Scientific and Industrial Research के चेयरमैन कौन थे? तो इस चेयरमैन कौन हैं? तो इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कंट्री में एक बॉडी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च पे काम करती है। ठीक है ना। तो साइंस से रिलेटेड चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे अगर बात करें और भी जो इंजीनियरिंग की जो फील्ड होती है उन सारी फील्डों पे ही काम करती है और नए नए अगर बात करें इन्वेंशन करती है, डिस्कवरी करती है। तो ये जो बॉडी है ये कंट्री के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च पर काम करती है। ये जो स्टैब्लिश हुई थी 1942 में हुई थी। ठीक है ना। और ये जो स्टैब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ये जो CHIF है इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर आपने सुना भी होगा, एक अवार्ड दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर। क्वेश्चन आता भी है कि शांति स्वरूप भटनागर किस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है? तो ये जो अवार्ड दिया जाता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है ना। तो शांति स्वरूप भटनागर इसके पहले चेयरपर्सन थे और भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड पे अवार्ड दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ठीक है। इसी साल अभी अक्टूबर के महीने में अगर बात करें तो 14 लोगों को 14 लोगों को अगर बात करें इस साल 2020 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया। ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर की अगर बात करें ये जो थे ये पहले चेयरमैन CSIF के भी थे। इसे अगर बात करें शॉर्ट में CSIF बोलते हैं। और ये अगर बात करें शांति स्वरूप भटनागर पहले जो चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन थे आपके UGC के भी। ठीक है। UGC के भी जो चेयरमैन थे वो शांति स्वरूप भटनागर ही थे। ठीक है। और UGC के जो चेयरमैन थे ये 1953 में थे। 1942 में ये उसके चेयरमैन बने CISF के और 1953 में UGC के बने। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन थे वो पहले चेयरमैन वो शांति स्वरूप भटनागर ही थे। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया कि इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, यानी जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी वाइस प्रेसिडेंट होती है। ठीक है। 1942 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव प्लान असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस आर्टिकल के, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड ट्रांसफर करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड देती है। ठीक है। जब केंद्र सरकार बजट बनाती है और बजट में राज्य सरकार को भी फंड देने की बात करती है तो जो फंड दिया जाता है जिस आर्टिकल के तहत वो आर्टिकल 275 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। अब एक चीज और कि ये जो केंद्र सरकार फंड देती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, ये होता तो पब्लिक का पैसा ही कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट किया है। ठीक है। अब जैसे अगर बात करें, आपने सुना होगा GST सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, बाद में स्टेट को दे देती है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद टैक्सेस के थ्रू कलेक्शन होता है इसे वो कौन से अकाउंट में रखती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी टैक्सेस के थ्रू कलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसे जो रखती है वो कंसोलिडेटेड फंड में रखती है। एक अकाउंट है कंसोलिडेटेड अकाउंट या कंसोलिडेटेड फंड। ये आर्टिकल इसका जो मेंशन है इस आर्टिकल इसे अगर बात करें आर्टिकल 261A में मेंशन किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 261 में कंसोलिडेटेड फंड को मेंशन किया गया है। हिंदी में इसे संचित निधि बोलते हैं। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन है वो कौन से फंड से दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है या कंसोलिडेटेड फंड से। तो इसी फंड से अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है क्योंकि सारा कलेक्शन इसी फंड में हो रहा है और इसी फंड से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा दिया जाता है वो आर्टिकल 275 के तहत पैसा देने का प्रावधान है। ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजन वर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? इमरजेंसी प्रोविजन को किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया? तो इसका जो सही जवाब है वो है जर्मनी। आपने इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में सुना होगा कि इमरजेंसी प्रोविजन को हमारे भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में अगर बात करें इसे डिस्क्राइब किया गया। पार्ट 18 में डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। आपको पता ही होगा हमारे संविधान में 25 भाग हैं। तो 18वें भाग में अगर बात करें इमरजेंसी प्रोविजन को
इंट्रोड्यूस किया गया है, और इमरजेंसी प्रोविजन जो हमने बोरो किया था वो जर्मनी से किया था। तो आर्टिकल 352 से 360 तक। अब हम इमरजेंसी की अगर बात कर लें तो मेन अगर बात करें, 3 इमरजेंसी होती हैं भारत में, 3 इमरजेंसी लगती हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है ना। नेशनल इमरजेंसी जो लगती है वो एट द टाइम ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, जो भी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है उसके तहत लगती है। तो जब भी वॉर होती है तब आर्टिकल 352 लगा दिया जाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वही इमरजेंसी लगाते हैं, नेशनल जो इमरजेंसी लगाते हैं वो भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। या कोई भी भारत में कोई भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी लगेगी, इन 3 में से किसी भी तरीके की जो इमरजेंसी लगेगी उसे भारत के राष्ट्रपति लगाएंगे। तो पहली है नेशनल इमरजेंसी जो वॉर के टाइम पे लगाई जाती है। दूसरी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी जो अगर बात करें राज्यों में लगाई जाती है, ठीक है, जो स्टेट्स होते हैं उनमें लगाई जाती है ड्यू टू द फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जब किसी स्टेट में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट गिर जाती है, उसकी सरकार गिर जाती है और वहां पे जब कोई रूल करने वाला नहीं होता तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना। आर्टिकल 356 के अंतर्गत इसे डिस्क्राइब किया गया। और तीसरा अगर बात करें, जो तीसरी इमरजेंसी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 360 में डिस्क्राइब किया गया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में कभी नहीं लगी। कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी कई बार लग चुकी है, कई बार राज्य डिसॉल्व होते हैं या राज्यों की सरकार गिर जाती है तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, आपने सुना भी होगा। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगी है, ठीक है ना, टोटल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। एक तो अगर हम बात करें आपका जो लगी है 1961 के युद्ध में, ठीक है, सॉरी 1962 के युद्ध में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसमें लगी थी, फिर 1971 के इंडो पाक वॉर में लगी थी, और फिर 1975 में, ठीक है ना, 1975 में आपकी इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। 3 बार अगर बात करें इमरजेंसी भारत में लगी है, ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, हु सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन Assembly that a directive principle of state policy are like a check on a bank payable at the convenience of the bank। एक तरीके से अगर बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मजाक उड़ाया था या उसे क्रिटिसाइज किया था। तो इनमें से वो कौन थे जिन्होंने उसे क्रिटिसाइज किया था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इनके बारे में जानिए किसने इनका मजाक उड़ाया था। तो डीपीएसपी की अगर हम बात करें, इसे भारतीय संविधान के पार्ट 4 में भाग 4 में रखा गया। ये अगर बात करें इसे डिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डिस्क्राइब किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात करें कि अगर बात करें जो राज्य की नीति निर्देश हैं, ये सेंट्रल के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, ये सेंट्रल की गाइडलाइंस बोल सकते हैं, प्रिंसिपल बोल सकते हैं। इन प्रिंसिपल के तहत सेंट्रल ये बोलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, या अगर बात करें मेंटेन करेंगे, या उसके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी अगर बात करें कंट्री की होगी उसे हम पूरा करेंगे। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मान लो फॉर एग्जाम्पल जो भी लाइक पेंशन से रिलेटेड हो गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अगर बात करें सबको वर्क दिलाने से रिलेटेड हो गई, वो भी इकोनॉमिक में ही आ जाता है, वर्क दिलाने से रिलेटेड हो गई। या अगर बात करें आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, फ्री ट्रैवलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है ना, यानी आपको जो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें कंट्री में फ्री मिले, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री एजुकेशन, ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे डीपीएसपी में ये सारी चीजें रखी गई हैं कि जो स्टेट है वो पूरी तरीके से लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो अगर बात करें गवर्नमेंट है वो लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल, और वो उनका सोशल डेवलपमेंट भी करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगी, यानी सबको इक्वल राइट प्रोवाइड करेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करेगी। तो ये सारा काम जो है वो गवर्नमेंट का है। बट ऐसा नहीं होता है, ना ही हुआ है कि सबके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी हो या इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या आपको हर सारी की सारी सर्विसेज स्टेट द्वारा फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हो। ऐसा होता है कुछ कंट्रियों में, ऐसा हुआ है जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, इन कंट्रियों में ऐसा होता है कि वहां पर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज या वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। बट इंडिया में ये होना इम्पॉसिबल टाइप का है, क्योंकि जब तक आपकी सरकार बहुत ज्यादा रिच नहीं हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा वो अगर बात करें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम नहीं बना लेगी, तब तक वो ये चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो इस वजह से इसे एक तरीके का बोला था एक चेक है जो कभी पे ही नहीं होगा, ठीक
ठीक है ना। तो इसे जो क्रिटिसाइज किया था वो केटी शाह जी ने किया था, ठीक है। केटी शाह एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना, रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने बोला था एक तरीके से क्रिटिसाइज किया था डीपीएसपी को, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पे कुछ और पॉइंट जान लेते हैं कि डीपीएसपी हमने कौन से देश से लिया है। तो ये हमने आयरलैंड से लिया, आयरलैंड से हमने बोरो किया डीपीएसपी। और आयरलैंड से अगर हम बात करें, हमने दो चीजें और बोरो करी हैं। एक तो नॉमिनेशन बोरो किया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में अगर हम बात करें 12 मेंबर्स को जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वो भी जो प्रोविजन है हमने आयरलैंड से ही लिया है। और जो मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो भी भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसका जो मेथड है, ठीक है ना, वो भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, आयरलैंड से। तो आपको ये पता होना चाहिए आयरलैंड से ही हमने डीपीएसपी लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा लिए हैं और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है। क्लियर। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर हु हैज मेजॉरिटी सपोर्ट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे अगर बात करें चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो चीफ मिनिस्टर को अगर बात करें गवर्नर अपॉइंट करता है, राज्यपाल। राज्यपाल को जो डिस्क्राइब किया गया भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 153 में किया गया, ठीक है ना, आर्टिकल 153 में डिस्क्राइब किया गया। और आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर क्या करता है, सीएम को अपॉइंट करता है। जो अपॉइंटमेंट करता है सीएम को, वो आर्टिकल 164 के तहत करता है कौन, गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें गवर्नर ही अगर हम बात करें, अब जो स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, जो एडवोकेट जनरल होता है उसे भी जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, गवर्नर ही करता है। और वो आर्टिकल 165 के तहत करता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर लें गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को जो अपॉइंट करता है वो राष्ट्रपति करता है। और गवर्नर को जो ओथ या शपथ भी दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। तो आई थिंक हमने ये सारे पॉइंट यहाँ पे समझ लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, हु हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनमें से वो कौन है जो पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं होते, तब भी उन्हें मेंबर ऑफ जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है उनमें अगर बात करें उन्हें पार्टिसिपेट करने की अनुमति होती है। तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, ये एक तरीके से अगर हम बात करें गवर्नमेंट का वकील होता है या गवर्नमेंट का लॉयर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इन्हें भी अधिकार होता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बैठने का। इन्हें अगर बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। और इस समय अगर हम बात करें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल अगर बात करें इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो एक तरीके से लॉयर हैं किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 21A वॉज इंसर्टेड अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 21A को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किस अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली बात, आर्टिकल 21A में है क्या, आर्टिकल 21A की अगर बात करें इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था फ्री एंड कंपलसरी, जो स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने बताया एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसने डीपीएसपी में इंट्रोड्यूस की थी, उसका उसने कुछ हद तक पालन किया। और वो पालन किया किनके लिए, बच्चों के लिए। किसके लिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ठीक है ना। भारत के जितने भी बच्चे हैं उन सबको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, जो 6 से लेकर 14 साल तक है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। तो इसे अगर बात करें आर्टिकल 21A में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आर्टिकल 21 ने अगर बात करें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें ऐड किया गया था। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक तरीके से हर एक बच्चे का फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर वो भारत में पैदा हुआ है उसे एजुकेशन लेने का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसे अगर बात करें जो ऐड किया गया था, ठीक है ना, आर्टिकल 21A जो ऐड किया गया था वो 86 अमेंडमेंट, 86वें अमेंडमेंट सन 2002 में किया गया था। सन 2002 में से इंट्रोड्यूस किया गया था। आप ऐसे याद कर सकते हो, ये पूछा जाता है कि कौन से ईयर में किया गया था। तो मैं जो ऐसे याद रखता हूँ कि 6 का डबल क्या होता है 12, और 12 में जो 2 है वो पीछे आता है। तो कई बार ऑप्शन में 4 होते हैं, 5 होता है, 6 होता है। तो आप किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हो। 86वें अमेंडमेंट 2002 में आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, द आइडल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम विच रेवोल्यूशन।
तो यहाँ पे अगर बात करें जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए कंट्री में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय होना चाहिए, ये जो विचार है ये हमने किस क्रांति से लिया? तो ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर बात करें हमने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट for the Governor General of India was for the first time created under which act? तो जो ऑफिस है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, इसे सबसे पहले कब क्रिएट किया गया था? तो इसे जो क्रिएट किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। और भारत के जो गवर्नर जनरल थे पहले, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है ना, वॉरेन हेस्टिंग अगर बात करें भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल है, विच आर्टिकल गिव द इलेक्शन कमीशन द पावर टू होल्ड इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन कराने का जो पावर देता है वो कौन सा आर्टिकल देता है? यानी कंट्री में अगर बात करें भारत में जो इलेक्शन कराता है वो इलेक्शन कमीशन ही कराता है। चाहे वो अगर बात करें स्टेट के इलेक्शन हो, चाहे वो सेंट्रल के इलेक्शन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, भारत में जो भी इलेक्शन कराता है वो इलेक्शन कमीशन कराता है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 में की गई थी। और 25 जनवरी को ही हम हर साल नेशनल वोटर डे भी मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और इलेक्शन कमीशन को ये जो राइट है इलेक्शन कंडक्ट कराने का वो आर्टिकल 324 के तहत है। आर्टिकल 324 के तहत इसी ये राइट दिया गया। इस समय अगर हम बात करें, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इसके समय है उनका नाम है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा को भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। नेक्स्ट अगर बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं। तो 2 इलेक्शन यानी टोटल अगर बात करें, इसे जो रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं 3 लोग कर रहे होते हैं। टॉप पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 2 इलेक्शन कमिश्नर इसमें कौन कौन है? एक है आपके राजीव कुमार, जिन्हें भी हाल ही में अपॉइंट किया गया था, राजीव कुमार। और एक है भी आपके जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है वो उनका नाम है सुशील चंद्र। तो आपको ये तीनों नाम पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।